बदलते भारत की शान। नमस्कार, किसान समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं साइमा खान। सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मेहसाणा में 5,800 करोड़ रुपए की रेल, सड़क, पेयजल और सिंचाई की विभिन्न परियोजनाओं का किया उद्घाटन। परियोजनाओं में ग्राम झीलों की रिचार्ज प्रक्रिया, बनासकांठा में पालनपुर पेयजल की व्यवस्था और धरोई बांध आधारित पालनपुर जीवन रेखा परियोजना और जल उपचार संयंत्र है शामिल। केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री शोभा करंदलाजे ने साउथ एशियन रीजन में फूड लॉस एंड वेस्ट प्रिवेंशन विषय पर एक अंतर्राष्ट्रीय कार्यशाला का किया उद्घाटन। 30 अक्टूबर से 1 नवंबर तक चलने वाली कार्यशाला में भारत, श्रीलंका, भूटान, नेपाल, बांग्लादेश और मालदीव हो रहे हैं शामिल। फसल कटाई के नुकसान, खाद्य अपशिष्ट के आकलन और प्रभाव जैसे मुद्दों पर विचार विमर्श करना है कार्यशाला का उद्देश्य। उत्तर प्रदेश सरकार ने खरीफ की तिलहन और दलहन की खरीद की शुरू। 25 अक्टूबर से सरकारी क्रय केंद्रों पर शुरू हुई खरीद चलेगी 24 जनवरी तक। कृषि विभाग ने किसानों से क्रय केंद्रों पर ऑनलाइन पंजीकरण कराने का किया आग्रह। हरियाणा में धान 1121 के भाव में तेजी जारी। इन दिनों मंडी में प्राइवेट बोली पर किसानों को मिल रहे हैं 700 रुपए प्रति क्विंटल से अधिक। इस बार धान की फसल अच्छी होने से किसानों को आर्थिक रूप से होगा फायदा। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मेहसाणा में लगभग 5,800 करोड़ रुपए की रेल, सड़क, पेयजल और सिंचाई से जुड़ी विभिन्न परियोजनाओं का उद्घाटन, शिलान्यास और राष्ट्र को समर्पित किया। जिन परियोजनाओं का उद्घाटन और राष्ट्र को समर्पित किया गया है उनमें वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर WDFC का न्यू भांडू न्यू सांसठ खंड, विरमगाम सामाख्याली रेल लाइन का दोहरीकरण, कटोसन रोड बैचराजी मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड रेल परियोजना, मेहसाणा और गांधीनगर जिले के बीजापुर तालुका और मनसा तालुका की विभिन्न ग्राम झीलों की रिचार्ज प्रक्रिया परियोजना, मेहसाणा जिले में साबरमती नदी पर वलसाना बिराज, बनासकांठा में पालनपुर पेयजल की व्यवस्था के लिए 2 योजनाएं और धरोई बांध आधारित पालनपुर जीवन रेखा परियोजना प्रमुख कार्य और 80 न्यूनतम तरल निर्वहन क्षमता का जल उपचार संयंत्र शामिल है। प्रधानमंत्री ने जिन परियोजनाओं की आधारशिला रखी उनमें महिसागर जिले के संतरामपुर तालुका में सिंचाई सुविधा प्रदान करने की परियोजना, साबरकांठा कैन रोदा दहगाम हरसोल धनसुरा रोड का चौड़ीकरण और सुदृढ़करण, गांधीनगर जिले में ककौल नगर पालिका सीवेज और सेप्टेज प्रबंध के लिए परियोजना, सिद्धपुर पाटन, पालनपुर बनासकांठा, बयाद अरावली और वडनगर मेहसाणा में सीवेज संयंत्रों के लिए परियोजनाएं शामिल हैं, जिनके मार्गदर्शन से इस क्षेत्र ने किया एक अभूतपूर्व विकास के महायज्ञ का शुभारंभ, जो कि आज मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल के नेतृत्व में विकास के नए आयाम स्थापित कर रहा है। आज से करीब 2 दशक पहले की ही बात करें तो नजर आता था एक ऐसा वीरान प्रदेश जहां एक ओर जल आपूर्ति की किल्लत तो दूसरी ओर बिजली की समस्या। हमारी बहन बेटियों को पानी जैसी मौलिक जरूरतों के लिए भी मटकी लेकर मीलों चल के जाना पड़ता था, तो सिंचाई के लिए पानी के अभाव के कारण किसानों की हालत भी दयनीय थी। और हुआ विकास का एक नया सूर्योदय।
तत्कालीन मुख्यमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के आगमन के साथ शुरू हुआ विकास का नया दौर। पावर सेक्टर में आया रिफॉर्म्स का नया युग। राज्य में 80,000 किलोमीटर ट्रांसमिशन लाइंस, हजारों नए ट्रांसफॉर्मर्स और सैकड़ों सब स्टेशंस का एक राज्यव्यापी नेटवर्क बिछाया गया। और देखते ही देखते उत्तर गुजरात के हर गांव, हर खेत तक बिजली पहुंच गई। असंभव को संभव बनाने की परंपरा को आगे बढ़ाते हुए लगभग 500 किलोमीटर लंबी सुजलाम सुफलाम स्प्रेडिंग कैनाल का निर्माण कराया गया और नर्मदा मैया का पानी आ पहुंचा इस सूखी भूमि के कोने कोने तक। पहले यहां सप्ताह में बमुश्किल एक बार नल से पानी आता था, जबकि आज हर घर में भगवान के प्रसाद के समान नल से जलधारा पहुंच रही है। पानी भी मिला और बिजली भी। साथ ही माननीय प्रधानमंत्री जी के पर ड्रॉप मोर क्रॉप सूत्र को आत्मसात कर यहां के किसानों ने सूक्ष्म सिंचाई को जी जान से अपना लिया। इसलिए तो आज यहां के किसान साल में 3 फसलें ले रहे हैं। एक समय जिस स्थिति की कल्पना भी नहीं की जा सकती थी, ऐसे अनार, अंगूर, टमाटर, आलू, सौंफ आदि बागवानी फसलों की खेती कर आज रिकॉर्ड कीमत कमा रहे हैं हमारे किसान भाई। दूसरी ओर बिजली की उपलब्धता के कारण हर गांव में दूध के चिलिंग प्लांट स्थापित किए गए हैं। साथ ही माननीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से इस भूमि को अर्पित साबर डेयरी और दूध सागर डेयरी के प्लांट्स के माध्यम से श्वेत क्रांति को मिली है एक नई गति। यहां वेल प्लान्ड रेल और रोड नेटवर्क प्रगति का राजमार्ग बन चुका है। 1300 करोड़ की लागत से तैयार हुआ शामराजी अहमदाबाद 6 लेन रोड और 511 करोड़ की लागत से तैयार साबरमती जगुदण ब्रॉड गेज रेलवे लाइन जैसे अनेक प्रोजेक्ट से परिवहन की स्पीड और स्केल दोनों बढ़ चुके हैं। आज जब दुनिया ग्लोबल वार्मिंग की समस्या से जूझ रही है, तब इस विस्तार ने रिन्यूएबल एनर्जी से पूरे गुजरात को ऊर्जा दी है। पाटन जिले का चारण का सोलर पार्क और विश्व का सर्वप्रथम पूर्णतः सौर ऊर्जा से संचालित मोढेरा सूर्य ग्राम भारत की शान बन चुके हैं। आज स्मार्ट सिटी की तर्ज पर यह पूरा विस्तार औद्योगिक विकास का भी स्तंभ बन चुका है। लेकिन ये तो बस शुरुआत है। आज माननीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से आद्य शक्ति के इस विस्तार के सुनहरे कल के लिए मिलने जा रहे हैं हजारों करोड़ के विकास के नए आयाम। इन प्रोजेक्ट्स में शामिल हैं न्यू भांडू और न्यू सानंद के बीच ब्रॉड गेज रेल कनेक्टिविटी, साथ ही वीरमगाम से सामख्याली तक के 182 किलोमीटर लंबे रेलवे ट्रैक का डबलिंग। गुजरात रेल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन द्वारा 450 करोड़ की लागत से तैयार होगा कटोसर बेचराजी ब्रॉड गेज रेल लाइन। साथ ही बीजापुर और मानसा के तालाबों को किया गया है रिचार्ज और साबरमती नदी पर बलासना में बना है नया बैराज। पालनपुर ग्रुप पैकेज 1 और पैकेज 2 के साथ धरोई डैम पर आधारित पालनपुर वाटर ट्रीटमेंट प्लांट जैसे प्रोजेक्ट्स इस पूरे विस्तार में नल से जल को सुदृढ़ बनाएंगे। इतना ही नहीं, नरोड़ा से धनसूरा रोड का 4 मार्गीकरण और शहरी विकास विभाग के विविध प्रकल्पों से नागरिकों के लिए ईज ऑफ लिविंग में होगी बढ़ोतरी। ये है अमृत काल में अमृतमय विकास के लिए सुसज्ज उत्तर गुजरात। आगे बढ़ते हैं, जहां केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री शोभा करंदलाजे ने साउथ एशियन रीजन में फूड लॉस एंड वेस्ट प्रिवेंशन विषय पर एक अंतर्राष्ट्रीय कार्यशाला का उद्घाटन किया। 30 अक्टूबर से 1 नवंबर तक चलने वाली कार्यशाला में भारत, श्रीलंका, भूटान, नेपाल, बांग्लादेश और मालदीव शामिल हो रहे हैं। कार्यशाला का उद्देश्य फसल कटाई के बाद होने वाले नुकसान और खाद्य अपशिष्ट के आकलन और प्रभाव, आपूर्ति श्रृंखला में फसल कटाई के बाद होने वाले नुकसान की रोकथाम,
घरों एवं सामुदायिक कार्यक्रमों में भोजन की बर्बादी की रोकथाम तथा फूड बैग नेटवर्क और सर्कुलर इकोनॉमी की भूमिका जैसे मुद्दों पर विचार विमर्श करना है। प्रतिभागी दक्षिण एशिया क्षेत्र में अर्थव्यवस्था, पर्यावरण और समाज पर खाद्य हानि और बर्बादी के प्रभाव पर चर्चा करेंगे और भोजन की हानि एवं बर्बादी मापने तथा मूल्यांकन करने के लिए तरीकों पर ज्ञान और विशेषज्ञता साझा करेंगे। और इसके अलावा क्षेत्र के विभिन्न देशों की सफलता की कहानियों और केस स्टडी के साथ साथ भोजन की हानि और बर्बादी को रोकने के लिए प्रौद्योगिकियों, दृष्टिकोण और रणनीतियों का ज्ञान भी साझा किया जाएगा। उत्तर प्रदेश सरकार ने खरीफ की तिलहन और दलहन की खरीद शुरू कर दी है। 25 अक्टूबर से सरकारी क्रय केंद्रों पर शुरू हुई खरीद 24 जनवरी तक चलेगी और इसके लिए कृषि विभाग ने किसानों से क्रय केंद्रों पर ऑनलाइन पंजीकरण कराने का आग्रह किया है और इसके साथ ही कहा गया है कि क्रय किए गए तिलहन अथवा दलहन का भुगतान 3 कार्य दिवस के भीतर हो जाएगा। दलहन मूंग व उड़द तथा तिलहन मूंगफली व तिल उत्पादक जनपदों में PCF, PCU द्वारा संचालित क्रय केंद्रों से ये खरीदी होगी और कृषि विभाग के अनुसार भुगतान के लिए किसानों का बैंक खाता आधार से लिंक होना चाहिए। पंजीकरण के समय किसानों को आधार कार्ड के साथ मोबाइल नंबर दर्ज कराना होगा। किसानों को ध्यान देना होगा कि पंजीकरण उसी मोबाइल नंबर से कराना होगा जो आधार व बैंक से लिंक्ड हो और साथ ही आधार और बैंक पासबुक में नाम, पिता का नाम व मोबाइल नंबर भी समान हो। ऐसा होने से पारदर्शिता से निश्चित समय के अंदर योगी सरकार किसानों को भुगतान करेगी। दलहन तिलहन के लिए सरकार ने सबसे अधिक उड़द की खरीद का लक्ष्य तय किया है और इसके बाद ये क्रम मूंगफली, तिल व मूंग का है और इसके साथ ही इन फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य की जानकारी भी किसानों को उपलब्ध कराई जा चुकी है और अब समयबद्ध तरीके से इसे आगे बढ़ाया जा रहा है। उत्तर प्रदेश के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने लखनऊ के स्कूलों में आयोजित श्री अन्न निबंध प्रतियोगिता के विजेता छात्र व छात्राओं को पुरस्कार वितरण किया और इस दौरान अधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि मिनीकिट का वितरण प्रत्येक दशा में 10 नवंबर तक कर लिया जाए, जिससे किसान फसलों की समय से बुआई कर सकें और इसके साथ ही किसानों से आग्रह किया गया है कि फसलों में अनिश्चितता से बचने के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत फसलों का बीमा समय से पूर्व अवश्य करा ले। उन्होंने किसानों से ये भी अनुरोध किया है कि वर्तमान कृषि के साथ साथ खाली बचे कम उर्वरक या पानी की कमी वाली भूमि या स्थानों पर श्री अन्न की खेती अवश्य करें, क्योंकि एक तरफ श्री अन्न की खेती करने में लागत कम लगती है तो दूसरी तरफ सरकार द्वारा धान, गेहूं की अपेक्षा बाजरा, ज्वार, रागी आदि का न्यूनतम समर्थन मूल्य 300 से 1600 रुपए प्रति क्विंटल तक अधिक है। सरकार द्वारा इसके क्रय की सुनिश्चितता की जा रही है, जो निसंदेह कृषकों के लिए लाभकारी होगा। हरियाणा में इन दिनों धान 1121 के भाव में तेजी जारी है। बीते साल की अपेक्षा इन दिनों मंडी में प्राइवेट बोली पर किसानों को 700 रुपए प्रति क्विंटल से अधिक मिल रहे हैं। दिवाली से पहले बड़े भाव से किसानों के चेहरों पर खुशी लाती है। मार्केट कमेटी में दर्ज आंकड़ों के अनुसार इन दिनों 4000 से लेकर 4705 रुपए प्रति क्विंटल तक के भाव धान 1121 के हैं। बीते साल इन दिनों 2971 से लेकर 4040 रुपए प्रति क्विंटल तक मिल रहे थे। सभी किस्मों की धान की आवक अब 3,71,406 हो चुकी है। बीते साल 1,60,292 आवक ज्यादा है और इस बार धान की फसल अच्छी होने से किसानों को आर्थिक रूप से फायदा होगा। मंडी में बीते साल से अधिक धान 1509 PR धान मंडी पहुंची और अब तक 1,47,647 क्विंटल PR धान की आवक हो चुकी है, तो बीते साल इन दिनों तक 80,108 क्विंटल आवक हुई थी और ऐसे ही PR धान की 1,94,612 क्विंटल आ चुकी है, तो बीते साल इन दिनों 87,870 क्विंटल धान आई थी।
धान 1121 बासमती की आवक भी बढ़ने लगी है और अब तक 56,564 क्विंटल आवक हो चुकी है। इस साल कपास बाजरा की आवक भी अब तक बीते साल से अधिक हुई है। कपास की आवक अब तक 24,113 क्विंटल हो चुकी है। बीते साल इन दिनों मात्र 2,237 क्विंटल हुई थी। बाजरे की आवक अब तक 17,559 क्विंटल हो चुकी है। बीते साल अब तक 12,640 क्विंटल हुई थी। मार्केट कमेटी सचिव नरेंद्र कुंडू ने कहा है कि धान, बाजरा, कपास की आवक बीते साल से अधिक अब तक हुई है और 1121 धान के भाव बीते साल से अधिक किसानों को मिल रहे हैं। मत्स्य पालन निदेशक मोहम्मद फारूक डार ने टिकाऊ मत्स्य पालन को बढ़ावा देकर स्थानीय अर्थव्यवस्था को मजबूत करने और जिले के गुरेज उपमंडल में रोजगार के अवसर पैदा करने के उद्देश्य से किशन गंगा नदी में प्रभावशाली 5,000 ट्राउट फिंगरलिंग के संग्रहण की शुरुआत की है। उन्होंने डावर गुरेज में 36.52 लाख की अनुमानित लागत से स्थापित एक सर्वेक्षण सह निरीक्षण हट का भी उद्घाटन किया, जो बुनियादी ढांचे में एक महत्वपूर्ण निवेश का संकेत देता है। और इसके अलावा NHPC अनुदान द्वारा समर्पित इस पहल के हिस्से के रूप में वानपुरा गुरेज में ट्राउट इकाई में अमेरिकी रेसवे के 2 जोड़े भी पेश किए गए हैं। ये परियोजना 16.32 लाख की अनुमानित लागत पर पूरी हुई है। अमेरिकी प्रकार के रेसवे के 2 और जोड़े जुड़ने से इस इकाई की उत्पादन क्षमता 4 टन से दोगुनी होकर 8 टन हो जाएगी। इस अवसर पर निदेशक ने न केवल कश्मीर घाटी में बल्कि पूरे जम्मू कश्मीर में ट्राउट संस्कृति को आगे बढ़ाने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता पर जोर दिया। उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया है कि सरकार ट्राउट संस्कृति को बढ़ावा देने वाली पहलों का समर्थन करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है, जिसका क्षेत्र पर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। जम्मू कश्मीर सरकार ने बैंक टू विलेज यानी कि चलो गांव की ओर कार्यक्रम के 5वें चरण की सफलता के लिए एक समिति का गठन किया है। इसमें वित्त, ग्रामीण और पंचायती राज, सूचना प्रौद्योगिकी और अन्य विभागों के उच्च अधिकारी शामिल हैं। चलो गांव की ओर कार्यक्रम का उद्देश्य जनता और सरकारी अधिकारियों के साझा प्रयास के विकास के लाभ ग्रामीण इलाकों तक पहुंचाना है। कार्यक्रम के दौरान सरकारी कर्मी प्रत्येक पंचायत में एक निश्चित समय तक रुककर लोगों से उनके विचार लेते हैं, ताकि गांव की जरूरत के अनुरूप सेवा उपलब्ध कराई जा सके। हरियाणा करनाल में पराली जलाने के मामलों पर अब तक 85 जगहों से सूचना प्राप्त हुई है और अब तक 1,30,000 रुपए का जुर्माना लगाया जा चुका है। विशेष प्रबंध के तहत जिला प्रशासन और कृषि विभाग द्वारा गांव, जिला और ब्लॉक स्तर पर टीमें गठित की गई हैं, जो कि मौके पर पहुंचकर जांच कर रही हैं। जिला करनाल में अभी तक 56 एक्टिव फायर लोकेशंस हमें आरसेक से प्राप्त हुई हैं और हमारे द्वारा अभी तक 1,30,000 रुपए का जुर्माना लगाया गया है। तो फसल अवशेष प्रबंधन के लिए सरकार द्वारा, जिला प्रशासन द्वारा, कृषि विभाग द्वारा विलेज लेवल, ब्लॉक लेवल, डिस्ट्रिक्ट लेवल की टीमें गठित की गई हैं, जो मौके पर जाकर किसानों को समझा रही हैं। इसके अलावा विभाग द्वारा 50% पर विभिन्न कृषि यंत्रों पर सब्सिडी दी जा रही है, जिसके अंतर्गत किसान एक्स सीटू स्टाफ मैनेजमेंट और इन सीटू स्टाफ मैनेजमेंट के तहत जो है फसल अवशेषों का प्रबंध कर सकते हैं। हमारे द्वारा जो किसान पराली जला रहा है उस पर कार्रवाई की जा रही है। तो इसी सिलसिले में विभाग द्वारा 1,30,000 रुपये का जुर्माना लगाया गया है। और पिछले वर्ष इन्हीं दिनों तक आज तक करनाल में 229 एक्टिव फायर लोकेशंस प्राप्त हुई थी और अब की साल इस साल 2023 में आरसेक द्वारा 56 लोकेशन भेजी गई हैं, जो कि लगभग 75% के आसपास। और किसान समाचार में अब बात करते हैं मौसमी खेती की। किसान इस मौसम में कैसे रखें अपनी खेती का ख्याल, आइए देखते हैं। कर्नाटक के किसान इस मौसम में काबुली चने की उन्नत किस्म GG11 की बुआई कर सकते हैं। मुरझा रोग से बचाने के लिए बुआई से पहले चने के बीजों को उपचारित जरूर कर लें। कर्नाटक के किसान इस समय राम तिल यानी काले तिल की बुआई कर सकते हैं। बुआई से पहले इनके बीजों को उपचारित अवश्य करें। कर्नाटक में ही किसान ज्वार को फॉल आर्मी वॉर्म से बचाने के लिए प्रति हेक्टेयर में 10 फेरोमोन ट्रैप लगाएं। अगर प्रकोप अधिक हो तो इमामेक्टिन बेंजोएट का छिड़काव करें।
कर्नाटक के किसान मूंगफली की पकी फसल की खुदाई कर लें, साथ ही इन्हें धूप में सुखाकर अच्छे से भंडारित भी कर लें। कर्नाटक में धान को तना छेदक कीट से बचाने के लिए किसान विशेषज्ञों की सलाह से प्रोफेनॉल फॉस का छिड़काव करें। यहाँ सूरजमुखी में परिगलन रोग से बचाव के लिए इमिडाक्लोप्रिड का छिड़काव करें। साथ ही सूरजमुखी में खस्ता फफूंदी के नियंत्रण के लिए जरूरी दवाओं का छिड़काव करें। कर्नाटक में ही अनार में चूसक कीटों के प्रबंधन के लिए इमिडाक्लोप्रिड का छिड़काव करें। यहाँ प्याज में बैंगनी धब्बा रोग के नियंत्रण के लिए किसान कॉपर ऑक्सीक्लोराइड का छिड़काव करें। तेलंगाना में इस मौसम में यासंगी मक्का की बुआई 15 नवंबर तक की जा सकती है। यहाँ मक्का में फॉल आर्मी वॉर्म का प्रकोप दिखाई देने पर इसके नियंत्रण के लिए स्पिनोटोरम को पानी में मिलाकर छिड़कें। तेलंगाना में बैंगन में चूसक कीट को नियंत्रित करने के लिए नीम के तेल का स्प्रे करें। तेलंगाना में ही भिंडी में फल छेदक कीट का प्रकोप दिखाई देने पर प्रति एकड़ 4 से 5 ट्रैप लगाएं। साथ ही इसके नियंत्रण के लिए नीम के तेल का स्प्रे करें और इससे प्रभावित पौधों को इकट्ठा करके नष्ट कर दें। अगर प्रकोप ज्यादा हो तो प्रोफेनोफॉस का छिड़काव कर लें। धनिये की खेती के लिए दोमट मिट्टी सबसे भी कहा जाता है। रोकथाम के लिए रोग अवरोधी प्रजातियां बोकर भी बीमारियों से बचा जा सकता है। फसल चक्र अपनाना भी बेहतर रहता है, लेकिन किसान इस बात का ध्यान रखे कि फसल में किसी भी तरह की दवा का छिड़काव करने से पहले कृषि विशेषज्ञों की सलाह जरूर ले। पूरी फसल होने पर पत्तियों की तुड़ाई सावधानी से करें। ध्यान रहे तोड़ते समय पत्तियां बर्बाद ना होने पाए। 1 हेक्टेयर जमीन से 125 से 140 क्विंटल तक हरी पत्तियां ली जा सकती है। और खेती किसानी से जुड़ी खबरों के बाद आइए अब नजर डाल लेते हैं कुछ और खबरों पर। खास खबर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बनासकांठा के प्रसिद्ध अंबाजी मंदिर में पूजा अर्चना की। अंबाजी माता मंदिर भारत के सबसे प्राचीन और प्रमुख धार्मिक स्थलों में जाना जाता है। मंदिर मां दुर्गा के 51 शक्तिपीठों में शामिल है। आंध्र प्रदेश के विजयनगरम में विशाखापट्टनम पलास पैसेंजर ट्रेन और विशाखापट्टनम रगड़ा पैसेंजर ट्रेन के बीच पीछे से टक्कर हो गई। हादसे में अब तक लगभग 1 दर्जन से ज्यादा लोगों की मौत और करीब 50 लोगों के घायल होने की खबर है। आंध्र प्रदेश ट्रेन हादसे पर रेल मंत्री अश्वनी वैष्णव ने दिल्ली में वॉर रूम में से स्थिति का जायजा लिया। रेल मंत्री ने राहत और बचाव कार्यों में तेजी लाने के लिए अधिकारियों को निर्देश दिए। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल ने आंध्र प्रदेश में हुई ट्रेन दुर्घटना पर कहा है कि ये बेहद दुखद घटना है। उन्होंने कहा कि सरकार ने मृतकों और घायलों के लिए आर्थिक मदद का ऐलान किया है। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा केरल के दौरे पर हैं। जेपी नड्डा ने तिरुवनंतपुरम में श्री पद्मनाथ स्वामी मंदिर में पूजा अर्चना की।
देश भर में भ्रष्टाचार मामलों को लेकर प्रवर्तन निदेशालय की कार्रवाई जारी है। विदेशी मुद्रा उल्लंघन मामले में प्रवर्तन निदेशालय की राजस्थान के मुख्यमंत्री आलोक गहलोत के बेटे वैभव गहलोत से पूछताछ। कर्नाटक के हावेरी में लोकायुक्त अधिकारियों ने आरएफओ परमेशप्पा पलेना के आवास पर छापेमारी की। लोकायुक्त ने यह कार्रवाई आय से अधिक संपत्ति मामले में की है। दिल्ली आबकारी घोटाला मामले में दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने मनीष सिसोदिया की जमानत अर्जी खारिज कर दी है। सुप्रीम कोर्ट ने 6 से 8 महीने में ट्रायल पूरा करने का निर्देश दिया है। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में सुरक्षा कर्मियों को बड़ी सफलता मिली है। सेना और पुलिस ने एक संयुक्त अभियान में केरन सेक्टर के जुमागुंड इलाके में घुसपैठ की कोशिश को नाकाम कर दिया। सुरक्षा बलों ने एक आतंकी को भी मार गिराया है। भारत और मलेशिया की सेना के बीच द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास हरिमाऊ शक्ति 2023 जारी है। इस संयुक्त द्विपक्षीय प्रशिक्षण अभ्यास का उद्देश्य सैन्य क्षमताओं को मजबूत करना और दोनों देशों के बीच तालमेल को बढ़ाना है। सिखों के चौथे गुरु श्री गुरु रामदास जी का प्रकाश पर्व हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। इस अवसर पर अमृतसर में स्वर्ण मंदिर के सरोवर में भक्तों ने पावन स्नान किया। लंदन में रविवार को ट्रफलगर स्क्वायर में वार्षिक दिवाली उत्सव का आयोजन किया गया। दोपहर 1 बजे से शाम 7 बजे तक चले इस कार्यक्रम में शामिल हुए लोगों ने हिंदू, सिख और जैन समुदाय के परफॉर्मेंस, योग वर्कशॉप और कठपुतली शो का आनंद लिया। किसान समाचार में आज के लिए बस इतना ही। अनुमति दें। नमस्कार।